جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बड़े शुक्र है। तो आज मैं आया हुआ था फ्रांस में जनाब, ये एफल टावर है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। तो आज इसी हवाले से यूरोप की बातें करने के लिए मेरे साथ एक भाई हैं, मैंने उनको कहा है कि प्लीज़ आपके साथ एक वीडियो बनाते हैं। तो जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आपने ऊंची बोलना है ताकि जो नाजरीन है उन तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। तो क्या हाल है भाई साहब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो जनाब आप अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम है वकारुल हसन। जी वकारुल हसन भाई हैं, तो ये कौन से ज़िले से हैं जनाब? जी मैं पाकिस्तान ज़िला शेखपुरा। जी भाई ये ज़िला शेखपुरा से हैं, तो मेरा भी ज़िला शेखपुरा ही है। खुशी हुई जनाब आपसे मिल के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एफल टावर के पास आज मुझे मिले हैं, तो जनाब इनसे पूछते हैं कि यूरोप की लाइफ जो है उसके बारे में इनका क्या ख्याल है। तो सबसे पहले जनाब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में होते हुए तो हम कहते हैं जी यूरोप जाना है, यूरोप जाना है, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? जी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सही हो बाकी इंशाल्लाह आपको पता है जो होता है वो बेहतर ही होता है। तो यहाँ पे अभी आप फ्रांस में हैं? जी मैं फ्रांस में हूँ। तो फ्रांस में आपको कैसा लग रहा है इसका, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम? फ्रांस में भी अच्छा है, मुझे 1 साल हो गया इधर, लेकिन इधर के लोग भी अच्छे हैं। मामू मौसम भी जा रहे हैं अच्छा साथ है, में? सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और बाकी इंशाल्लाह सिस्टम निज़ाम ठीक ही जी है। जी तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान से यहाँ तक कैसे आए हैं? जी पाकिस्तान से यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किलात भी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ लीगल आए हैं या बगैर वीज़े के? बगैर वीज़े के आए हैं। वो किस तरह आपने सफ़र किया? जो डंकी लगा के आते हैं, कुछ समुद्री रास्ते से, कुछ जंगलों से, कुछ इधर उधर से, अच्छा। या कुछ तो गाड़ियों पे। आपका सफ़र कैसा था, आपका खर्चा इस पे कितना आया, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। जी खर्चा तकरीबन यहाँ तक तो आ गया है, फ्रांस पहुँचते तक तो तकरीबन 18 से 19 लाख तक खर्चा आ गया। अच्छा। जी। और मैं पाकिस्तान से आया था ईरान से फिर तुर्की से जो है ना सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, अच्छा। रोमानिया से फिर जर्मनी से फिर फ्रांस। अच्छा जी, तो आपने ये इतने मुल्क फिर ली हैं छोटी सी उम्र में? जी बस वहाँ पे भी ठीक था, काम कर रहे थे, लेकिन ये है कि यहाँ आने का शौक था, अच्छा। पूरा हो गया। चलें जी, ये पाकिस्तान के अंदर हर बंदे के ये शौक़ होता है कि जाएं ज़रा यूरोप में घूमें फिरें। तो काम के लिहाज से जो है वो यूरोप में आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है? काम मैंने ग्रीस में किया और उधर ही जिसको हम यूनान कहते हैं। अच्छा अच्छा। ग्रीस में किया और इधर भी किया, फ्रांस में भी कर रहे हैं। अच्छा। तो बाकी इंशाल्लाह अब इटालिया जाने का प्रोग्राम है। अच्छा जी। ठीक है, तो जो उधर इंशाल्लाह जो नसीब में होगा। पाकिस्तान से आप फ्रांस तक पहुंचे हैं, इसकी एक कहानियाँ में सुनाए ना कि कौन कौन सी आपको मुश्किलात आई, कितने पैसे दिए, कैसे आपने सफ़र किया, पाकिस्तान से कैसे निकले? जी पाकिस्तान से आज से तकरीबन 4 साल 4.5 साल पहले मैं निकला था। अच्छा। तो कैसे आपका प्रोग्राम बना के, यार ये किसने आपको तैयार किया, यूरोप के डेंकी होनी चाहिए? वो तैयार मुझे एक दोस्त ने किया था, मुझे तैयार करके खुद वो जो है ना उधर ही रोक दिया। अच्छा जी। अच्छा। तो पाकिस्तान से आने के लिए काफ़ी पैसे भी दिए और मुश्किलात जो है ना ईरान से तुर्की जाते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। अच्छा। ठीक है, वहाँ कौन कौन सी मुश्किलात आई आपको रास्ते में? मुश्किलात ये आती हैं कि रास्ते सबसे पहले आप पाकिस्तान से निकले, आप कोयटे में आ गए, वहाँ पे जो सदाबहार होटल था। जी लाहौर से निकले, लाहौर से कोयटा से जो सदाबहार होटल है अच्छा उधर जी। पहुँचते हैं। ठीक है, वहाँ से बलूचिस्तान से नहीं तो वो उधर आप ऊपर कमरे में नहीं गए जहाँ पे वो कपड़े बेचता है एक पठान और वो तुमन भी देता है? जी मैं तो उधर नहीं गया। अच्छा। मैं तो उधर नहीं गया क्योंकि बेसिकली वैसे मेरा तो ईरान का वीज़ा लगा हुआ था ना, मैं ईरान के लिए गया। अच्छा 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 अच्छा। आप वहाँ से तो जो इनका ईरान का वीज़ा होता है वो कैसे सफ़र करते हैं, बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं वो पाकिस्तान ईरान? ईरान का वीज़ा जो होता है वो तो बिल्कुल आपको पता ना लीगल है, जो लीगल है उनके लिए तो मुश्किल। कितने पैसे में लगवाया था आपने? वो मैंने लगवाया था 3150 में। आपका खुद का लग गया था, खुद जाकर लगवाया? मैं खुद गया था लाहौर, मैंने जाके। उसका क्या तरीका ईरान का वीज़ा लगवाने का? उसका तरीका का ये है कि वालिदैन का जो ID कार्ड चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपका ID कार्ड होना ज़रूरी है। तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको पूछेंगे तो वो तो झूठ बोलना पड़ता है, उधर मैं ज़ियारतों के लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपकी एज अब कितनी है? मेरी एज है 25। तो आपको आसानी से वीज़ा मिल गया? वो तो 30 साल के बाद आसानी से वीज़ा देते हैं। नहीं, वो उस वक्त मिल भी रहे थे, नहीं भी मिल रहे थे, लेकिन ये है कि आपकी किस्मत ने काम किया। जी कोशिश करें तो आपको पता कोई काम नहीं होना। अच्छा, वहाँ से आपने क्वेटा सदाबहार होटल से फिर गाड़ी पकड़ी तफ्तान बॉर्डर के लिए? जी तफ्तान बॉर्डर के लिए वहाँ जाके इमिग्रेशन में मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, मेरा वीज़ा चेक हुआ, मैंने उधर स्टैंप लगवाई, उसके बाद फिर जो है ना मैं
मतलब बॉर्डर से टैक्सी मैंने पकड़ी, मैं ज़ैदान चला गया। अच्छा ज़ैदान जाके तो मैं तेहरान जब पहुंचा हूँ, वहाँ मैंने अपने एजेंट को कॉल किया, अच्छा तो वो एजेंट मेरा आया तो मैंने उसके साथ रब्ता किया, वहाँ से मुझे उठा लिया गया। तो 2 दिन मुझे स्टे दिया उन्होंने अपने घर। अच्छा वहाँ से फिर जो है ना मुझे रात को बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। तो समझ लेके पाकिस्तान से मैं लेके अपने पंजाब लाहौर से लेके तो 5वें दिन में जो है ना वो इंटर हो गया था। तो जब तेहरान आप गए थे तो तेहरान के अंदर आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई जब आपने सेफ में जाकर देखा गंदगी पड़ी हुई है? जी वहाँ पे गंदगी थी, खाना नहीं मिलता था, जो मिलता है वो भी बहुत बुरा था, उसको देखने का दिल भी नहीं करता। अच्छा जी। तो वहाँ से फिर मैं तेहरान से एक रात का सफ़र उन्होंने करवाया, तकरीबन 14 घंटे पैदल चलने के बावजूद जो है ना तेहरान में पैदल चले आप? तेहरान में 14 घंटे चलने के बाद हम जो है ना तुर्की गया, जो पहला शहर जिसको दोगो ब्याज कहते हैं। अच्छा जी। बॉर्डर आपने कहाँ से क्रॉस किया था? वो खुई गांव जो था तुर्की का? वो तो अभी इतनी देर हो गई है, याद नहीं है, लेकिन कितने साल हो गए इस बार को? ये 5 साल लगा। 5? अच्छा आप 2018 में निकले हैं आप घर से? 2018 नहीं यार, आप मुझसे बाद में निकले हैं लेकिन आपसे मैं थोड़ी देर बाद में आया था। आया मैं अच्छा। आपके साथ ही था, लेकिन मैं पकड़ा गया था ना, फिर मैं वापस चला गया था। हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो जिनके भाई हैं हाफिज़ साहब हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मेरे छोटे भाई भी पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ आप उनकी थोड़ी सी हेल्प करें। फिर मेरा नंबर उन्होंने इनको दिया और मैंने इनको थोड़ा सा गाइड किया और अभी माशाल्लाह ये पहुँच गए हैं। तो वहाँ पे फिर आप दोगो ब्याज 14 घंटे के बाद पहुँचे? जी मैं 14 घंटे के बाद उधर पहुँचे हैं, और वो रात आज तक नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और कमर तक जो है ना वो बर्फबारी हो रही थी, पड़ी हुई थी बर्फ़ इतनी ज़्यादा। गोडे बर्फ हो गई जी होते? जी, तो बहुत मुश्किल था। अच्छा। तो पूरे कपड़े भीग गए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना खैरियत से पहुँच गए। चलो माशाल्लाह। वहाँ पे फिर इस्तांबुल में जाके आपने कोई काम वाम किया? इस्तांबुल में मैं 3 दिन ही रहा हूँ, उसके बाद मैंने फिर डेंगी लगाई हैं। 3 डेंगी लगाने के बाद चौथी डेंगी में जो है ना मैं यूनान में पहुँच गया। तो यूनान, तुर्की से यूनान की डेंकी आपने कैसे मारी? तुर्की से यूनान की डेंकी मैंने लगाई है। तो पहली डेंकी में जो है हम तकरीबन 30 दिन डेंकी में रहे हैं, तो फिर अच्छा। पकड़े गए हैं। अच्छा। वो उन्होंने हमें पीछे फेंक दिया है, ठीक है। दोबारा फिर जो मैं निकला हूँ वहाँ से तकरीबन 15 दिन मैं डेंकी में फिर रहा हूँ। तो तीसरी बार जब निकला हूँ फिर 8 दिन डेंकी में रहा। अच्छा जी। उसके बाद मैंने फिर ना 10 दिन स्टे किया तुर्की में, फिर मैं निकला हूँ तुर्की से तो फिर 24 घंटे में। अच्छा जी। तो कितना खर्चा आया था तब? वो तब आ गया था तकरीबन 4,25,000। यूनान से फिर आप कितने दिन में इटली पहुँचे? यूनान से मैं इटली पहुँचा हूँ 10 दिन में। कैसा सफ़र था? तो वो सफ़र बहुत ख़तरनाक था। अच्छा जी। क्योंकि वो सफ़र ऐसा था कि कंटेनर की जो है ना वो नीचे बनी होती है ना डिग्गी, उसमें लेट के आए हैं। अच्छा जी। ओए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो आप वो जर्मन कैसे चले गए? जर्मन ऐसे चले गए थे कि जो रोमानिया से जिसने गेम करवाई थी ना, वो एजेंट जो था, अच्छा। उनको पता नहीं होता कि बेसिकली कि हम 2 गाड़ियाँ होती हैं ना, एक तो ऐसी होती हैं कि वो ड्राइवर को पता है कि मैंने लोग लेके जा रहा हूँ, मैंने इसको उधर उतारना है इसकी लोकेशन पे, ठीक है। अच्छा। और एक दूसरी गाड़ी होती है कि उनको नहीं पता, ड्राइवर को नहीं पता, वो उसमें जो है ना चोरी छिपे डालते हैं अच्छा बंदे को, ठीक है ना। तो मैं चोरी वाली गाड़ी में आया था ना, अच्छा। अच्छा। तो इसीलिए मैं लोकेशन ऑन की हुई थी। मैंने जब मुझे पता चला कि ये जर्मनी आ गया, वो उधर तकरीबन 18 घंटे तक वो कंटेनर खड़ा रहा, वो चला नहीं, तो ना भूख से ना प्यास से तड़प उठा, तो फिर मैंने ना वो उधर से मैं निकला। अच्छा, जर्मन के अंदर से जाके आप निकले या बॉर्डर पे? नहीं, मैं जर्मन के अंदर मेन शहर में फ्रैंकफर्ट शहर में जा रहा फ्रैंकफर्ट में आप चले गए? ले जी, ये फ्रैंकफर्ट भी देख लिया, उसके बाद आप किधर आ गए? हूँ उधर। उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 दिन स्टे किया था वहीं। तो अच्छा। फिर मैं जो है ना पेरिस में, वहाँ से डायरेक्ट फ्रांस आया मैं टैक्सी। जर्मन से फ्रांस आ गया? जी मैं टैक्सी पे आया था। कितना खर्चा आ गया था तब? तब तकरीबन 300 यूरो आ गया। 300 यूरो। और वहाँ से फिर पेरिस से आप इटली चले गए थे? पेरिस से इटली अभी तक नहीं गए? नहीं, इटली अभी तक नहीं गया, अभी तो आपके साथ ही खड़े हैं। अच्छा। तो ये डॉक्यूमेंट्स का क्या चक्कर है? किस कंट्री में आपके हिसाब से ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं? मेरा हिसाब से तो इटालिया में ठीक है, इटालिया अच्छा है। अच्छा जी। जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको किधर जाना चाहिए? उनको भी इटालिया में आना चाहिए, क्योंकि फ्रांस जो है ना वो आप समझेंगे इनको 1 लाख यूरो भी दे देना तो वो फिर भी आपको पेपर नहीं देंगे। इतना सख्त कानून है इतना इनका? सख्त कानून है इनका। अच्छा जी। तो काम के हवाले से पैसा किस कंट्री में ज़्यादा? ये है कि जो इधर आता है, इधर आके पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है, उसको पेपर जल्दी मिल जाते हैं, मैक्सिमम 2 साल में। अच्छा जी। ज़बरदस्त हो गया जी। भाई साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी लोग यूरोप में आना चाहते हैं वो पहले ये सोचें कि यार मैंने काम भी करना है और साथ में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने हैं। तो उसके लिए कुछ लोग जो हैं वो स्पेन कहते हैं, कुछ कहते हैं जी पुर्तगाल। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं, वो जो पुर्तगाल है वो भी आज से तकरीबन 1 साल पहले बेस्ट था। आजकल वो भी फाइल लॉक नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ,
मैं उधर जाता हूँ, अपनी फ़ाइल ला करवाता हूँ, फ़ाइल ला करवा के इधर आ जाता हूँ, काम करता हूँ। मेरे काम का फ़ायदा इनको हो रहा, काम का फ़ायदा उनको तो नहीं हो रहा। हाँ तो उसकी वजह से अब वो असीले भी उन्होंने बंद कर दिए हैं, जो प्रोसीजर है वो उन्होंने बढ़ा दिया, 3 साल का कर दिया। तो अगर पैसे के लिहाज से देखा जाए तो वो जर्मनी और ये फ्रांस बेहतर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने जनाब अपना टाइम निकाला। और अगर कोई आप समझते हैं कि मैं लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो यूरोप आना चाहते हैं, यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कोई आपके ज़हन में ऐसी हो कि आप दोस्तों को से शेयर करना चाहें? पहली बात तो ये है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये इस रास्ते से ना आए, डेंकी लगा के ना आए, क्योंकि हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, दिल एक जैसा नहीं होता। तो उसकी वजह से कोशिश करें कि अगर छोटी मोटी कंट्री चली जाए, नहीं जाना तो वीज़ा लगवा ले, एक बार मुश्किल आएगी, ठीक है, तो वीज़ा लगवा के। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब आपका। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ओके जी। चलें जी, ये थे हमारे साथ वकार भाई। तो वकार भाई ने बहुत अच्छी बातें हमको बताई हैं, और अभी जो है ना वो हम एक और हमारे इधर पाकिस्तानी भाई घूम फिर रहे हैं, हम उनको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने सैर व तफरीह के मकामात पर आए हुए हैं, और अभी जो है वो हम लोगों के साथ वीडियोज़ यहाँ पे बनाते हैं। नहीं, ये भी बस आखिरी लम्हात थे पेरिस में हमारे, और अवैस भाई जो है वो हमें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी पे बिठाने के लिए आए हैं, और वकार भाई हैं, चंदू भाई हैं। वकार भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला। कोई बात नहीं, आपने कीमती निकाला है, आपने नहीं निकाला। ये वकार भाई हैं, मेरे गांव से हैं, और चंदू भाई को आप जानते ही हैं। चंदू भाई, आपको पेरिस में सफ़र करके कैसा लगा? बिल्कुल एंड हो गया, बिल्कुल एंड हो गया, बकवास हो गई। तो अभी जो है वो हमारी सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है। अवैस भाई जो है उनको हम मिस करेंगे। अवैस भाई माशाल्लाह कनाडा जा रहे हैं, क्यों जी अवैस भाई? तो बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती टाइम निकाला, 3-4 दिन आप हमारे साथ रहे। आपको तो बोला आप हैप्पी न्यू ईयर यहाँ पे बना दिया यार वो बस थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होती हैं, पहले से एक प्रोग्राम तरतीब दिया होता है, तो जिसकी वजह से हम मज़ीद स्टे नहीं कर सकते। इंशाल्लाह गर्मियों में आएंगे अगर आप यहाँ हुए, फिर जो है ना वो घूमेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। तो चलें नाज़रीन, अभी चलते हैं, हम मुरसलीन भाई को भी मिलना है, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो मज़ीद आपसे एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अभी बैठे थे, बस खाना वाना खा रहे थे लास्ट पेरिस में। ये वो डोनर टाइप है, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ताकुस कबाब हैं जनाब। ये अवैस भाई जो है ना इन्होंने अपनी फरमाइश पे लगवाए हैं, और बाकी जो है मिलते हैं एयरपोर्ट पे फिर। ओके जी, अभी हम जो है वो स्टेशन पे खड़े हुए हैं, सॉरी बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। रात का टाइम है, 1 बज गया, और मैंने मास्क नहीं लगवाया। मेरी नाक से जब ठंडी हवा अंदर जाती है तो मुझे नीचे आती है। अवैस भाई जो है वो हमारे साथ हैं। अवैस भाई हमें छोड़ के आएंगे कहाँ तक जी? बस स्टॉप तक। वो बस स्टॉप तक खड़े हैं। अभी हम किधर जा रहे हैं? पास एयरपोर्ट नहीं, अभी हम किधर जा रहे हैं, और ये हम किधर खड़े हैं? इल्फल टावर के पास ही बिल्कुल जाना है। अभी किस जगह पे हैं? ये हम सारसल पे हैं। अमी सारसल पे हैं, और सारसल से 3 बसें हमने चेंज करके जो है वो एयरपोर्ट वाली चौथी बस पे जाना है। उसका नाम है मायूं दी पोर्ते दी मायूं, बिल्कुल पोर्ते दी मायूं पे जाना है। वहाँ से फिर हमने बस लेनी है, और बुइजियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारी रियान एयर की फ़्लाइट है सुबह 8:30 बजे की। तो अभी आधी रात का टाइम है, घर से निकल आए हैं। तो वैस भाई का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जो हमें कंपनी दे रहे हैं और हमारे साथ जा रहे हैं। वैस भाई थैंक यू। कर देंगे टोटल कितनी है? 3 करके तो मैंने 2 अगली तो बैग सीधा ਉੱਥੇ बस। ये अपनी N43 आ गई है, इस पे बैठ के हमने जाना है अपने नेक्स्ट स्टॉप पे।